थैंक यू सो मच। ये जो ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन है और इस दौरान मैंने, मज़हर ने और बाकियों ने इसका भी मुताला कर लिया। इसमें मेरा ख़्याल है कि इंतज़ामी यूनिट्स के गिर्द इवेंचुअली बात आएगी। आपने माजी का ज़िक्र किया, हाल का ज़िक्र किया, फ्यूचर का तस्वुर जो है अभी डिस्कस करेंगे हम। पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि हम यहाँ तक पहुँचे हैं या पहुँचाए गए हैं। मुझे याद है कि मेरी उम्र है 64 साल इस वक्त। मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ और मेरी सारी जनरेशन जो है, जो आज कोई कहीं है कोई कहीं है, वो सरकारी स्कूल में पढ़े हैं। हमारी 13 रुपये सालाना की फ़ीस होती थी और उस ज़माने में एक मॉडल स्कूल खुला था प्राइवेट सेक्टर में, रहीम यार ख़ान में। उसमें वो बच्चा जाता था जिसका सरकारी स्कूल में एडमिशन नहीं होता था। लोग जो हैं वो मरते थे कि हमारा किसी तरह एडमिशन हो जाए और हम सब उसकी पैदावार हैं। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि आज सरकारी स्कूलों की हालत ऐसी होती चली गई और अब हमारा जो स्टेटस सिंबल है वो प्राइवेट एजुकेशनल सिस्टम है। इसी तरह मैं सेहत की बात करूंगा। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल रहीम यार ख़ान, वहाँ पे 1 रुपए की पर्ची मिलती थी और दवाओं का वहाँ एक वो कमरा था और वहाँ से जो वाजबी बीमारियाँ, जो बुनियादी बीमारियाँ हैं, वो पर्ची दे के वो दवा मिलती थी। और एडमिशन जो है वो अगर किसी को बेड चाहिए तो वो फ्री होता था। वो उस पॉपुलेशन के लिए काफ़ी था। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि आज सेहत के शोबे में प्राइवेट सेक्टर छाया हुआ है और सरकारी हॉस्पिटल जो हैं वो खंडरात बन चुके हैं। और आबादी के हिसाब से अगर कल 10 की ज़रूरत थी तो आज 25 की ज़रूरत है, लेकिन वो 10 के 8 हो गए सरकारी हॉस्पिटल और प्राइवेट सेक्टर बढ़ गया। मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ कि हम यहाँ पहुँचे हैं या पहुँचाए गए। आप गए यूनिवर्सिटियों में, आपने बच्चों से यकीनन बात की होगी, एकेडमिया से बात की होगी। आपने ये भी पता लगाया होगा कि वहाँ अब डिपार्टमेंट्स बंद हो रहे हैं यूनिवर्सिटियों में। पेशावर यूनिवर्सिटी ने पिछले महीने 9 डिपार्टमेंट्स बंद करने का ऐलान किया है। जो डिपार्टमेंट्स खुले हुए हैं, जहाँ 30 की क्लास होती थी, वहाँ टोटल एप्लीकेशंस ही 7 से 8 आ रही हैं और एप्लीकेशंस बजाय इसके कि 100 आते उनमें से 30 सिलेक्ट होते हैं, टोटल एप्लीकेशन ही 7 से 8 आ रही हैं। तो उनका मुस्तकबिल भी डावाडोल है कि टीचर्स क्या करेंगे, क्या ये डिपार्टमेंट्स भी बंद हो जाएंगे, बच्चे क्यों नहीं पढ़ना चाह रहे। आपने कहा ये वर्ल्ड वाइड फिनोमेना है, बिल्कुल है। हार्वर्ड को भी यही इशू दरपेश है, ऑक्सफोर्ड को भी है, कैम्ब्रिज को, हर एक को ये इशू दरपेश है। लेकिन हमारे यहाँ जो घोस्ट राइटर्स पिछले 80 साल में हमारा निसाब तैयार करते रहे हैं, मसलन मेरी हसरत ही रही कि 5वीं क्लास में, उस ज़माने में पाकिस्तान स्टडीज़ नहीं आया था, माशरती उलूम होती थी। 5वीं क्लास की जो माशरती उलूम है उसमें 3 नाम लिखे हुए थे, चौधरी फ़लाँ फ़लाँ, चौधरी फ़लाँ फ़लाँ, गोल्ड मेडलिस्ट पंजाब यूनिवर्सिटी। मेरी हसरत ही रही कि मैं आज उनकी उसके अलावा कोई दूसरी किताब तलाश कर सकूं या कम से कम ज़िंदगी में किसी कॉन्फ्रेंस में उनसे मुलाकात हो जाए। घोस्ट राइटर्स की किताबें हमें पढ़ाई गई। और आज भी जो कोर्स है, मुझे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस का नहीं पता, हर एक का अपना एजुकेशनल सिस्टम चल रहा होगा, आई डोंट नो, आई एम सॉरी। लेकिन जो सरकारी जो निसाब है उसकी हालत भी, हम सब उन्हीं इंस्टीट्यूशन से निकले हुए हैं, मुझे दोबारा से दोहराने की ज़रूरत नहीं है।
तो हम यहाँ पहुँचे हैं या पहुँचाए गए हैं। अच्छा, आपने बात की पसमानदगी की। मेरे हिसाब से पाकिस्तान, जिसे हम विफाकी रियासत कहते हैं, इस वक्त 3 सूबों और एक कॉलोनी पे मुश्तमिल है, और उस कॉलोनी का नाम है बलूचिस्तान। मैं ये क्यों कह रहा हूँ? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो ताज़ा तरीन सर्वे आया है गुर्बत का, 17 गरीब तरीन पसमानदा तरीन शहर, 17 में से 13 शहर बलूचिस्तान के हैं। तो मैं इसे सूबा तो नहीं कहूँगा, मैं तो इसे कॉलोनी कहूँगा। जो सबसे ज़्यादा रिच कुदरती तौर पे, सबसे कम पॉपुलेशन, इवन लाहौर से भी कम पॉपुलेशन है एक पूरे सूबे की, जो कि 60% ऑफ पाकिस्तान है। वहाँ 17 में से, पाकिस्तान में से 13 शहर जो हैं वो सिर्फ उस सूबे में हैं। मैं बाकी फैक्टर्स की यहाँ बात छोड़ रहा हूँ। नए सूबे बनने चाहिए, इंतज़ामी यूनिट बनने चाहिए, बहुत अच्छी बात है। इंडिया की भी मिसाल है कि जी जब पार्टीशन हुआ था उन्हें 9 सूबे मिले थे, फिर अब जो हैं वो 30 के लगभग हैं। 39 हुए, ठीक है, फाइन। अच्छा, मुझे लगता है कि 2025 में जब हम नए सूबों की बात करते हैं और ग्लोबल पर्सपेक्टिव में देखें तो ये थोड़ी सी आउट ऑफ फैशन बात लग रही है। उसकी वजह ये है कि जो वर्ल्ड बैंक और यूनाइटेड नेशन के जो फिगर्स हैं उनके हिसाब से इस वक्त दुनिया की लगभग 50% आबादी शहरों में रह रही है। 2050 तक 70% हो जाएगी। अगर मैं बड़े बड़े दुनिया के शहरों का जिक्र करूं, वो मैं बाद में करूंगा। इंडिया में 37% पॉपुलेशन अर्बन है, बांग्लादेश में 40% है, पाकिस्तान में ऑफिशियली 39% है, लेकिन अगर शहरों के साथ की पेरिफेरी को भी मिला लिया जाए तो 60% पॉपुलेशन के बारे में हम कह सकते हैं, क्योंकि वो अर्बनाइज्ड या सेमी अर्बनाइज्ड है। आपके लाहौर से लेके मैंने पिंडी तक सफ़र किया, बाखुदा मुझे ऐसा लगा कि एक शहर मुसलसल चल रहा है। अगर मैं वो बोर्ड ना पढ़ता कि ये कामों की है, ये गुजरांवाला है, ये जेलूम आ गया है, ऐसा लग रहा था कि जीटी रोड पे एक शहर चला जा रहा है। लेकिन जाहिर है कि उसमें भी हम सरकारी खातों में अर्बन और रूरल उन्हें पेश करते हैं। तो प्रैक्टिकली पाकिस्तान की जो आबादी है कम से कम पंजाब की हद तक और सिंध की हद तक, अगर ज़्यादा नहीं तो आधी अर्बनाइज्ड है। दिल्ली एक शहर है, लंदन है, न्यूयॉर्क है, पेरिस है, इस्तांबुल है, मॉस्को है, सेंट पीटर्सबर्ग है, टोक्यो है, तेहरान है, केप टाउन है, जकार्ता है, बोगोटा। उन्होंने किया ये कि इन शहरों के जो मेयर्स थे उनको एम्पावर किया, जितने वसाइल देने चाहिए थे, रिक्वायर्ड वसाइल पर कैपिटा के हिसाब से, वो उन्होंने दिए। तो आज आप जाके इनकी शहरों की हालत देख लें। न्यूयॉर्क स्टेट अलग है, न्यूयॉर्क सिटी अलग है। अभी ममदानी साहब का इलेक्शन जो है हम सब ने देखा है, ऐसा लग रहा था कि अमेरिका के सदारती इलेक्शन के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट इलेक्शन है वो न्यूयॉर्क के मेयर का है। तो अब ये जो सूबे वूबे वो बन चुके, 20वीं सदी का मेरे ख्याल में ये मामला है। 21वीं सदी में जो सिटीज़ हैं उनको एम्पावर करने की ज़रूरत है। ये नाम लगाए बगैर कि ये जी सूबा है, इसलिए कि हम बड़े हसास किस्म के लोग हैं, हमें समझ में नहीं आती ये बातें बहुत सारे लोगों को, सियासी लोगों को, कि यार सूबे का मतलब ये हुआ कि फिर तो ये अलहदा हो गया, तो सिंध से कराची तो हैदराबाद फलाना। नो, हैदराबाद का मेयर पावरफुल होना चाहिए, कराची का, फैसलाबाद का, और जो 18वीं तरमीम के ज़रिए सूबे में आके 57.5% वसाइल रुक गए हैं, वो नीचे तक तकसीम होने चाहिए। अगर ये सब हो जाए तो मेरा ख्याल है कि फिर हमें पहिया दोबारा से ईजाद करने की डिबेट नहीं करनी पड़ेगी। सिर्फ ये है कि जो आजकल जो मॉडर्न ट्रेंड है या पूरी दुनिया जिसको डिस्कार्ड करके नई चीज़ें कर रही है, हमें उन आइडियाज़ पे काम करने की ज़रूरत है, वरना ये पेंडोरा बॉक्स है, ये खुल सकता है कि पता नहीं क्या शक्ल लेगा। रही बात कि हमारा मसला क्या है,
हमारा मसला ये है कि हम 40 डोल तो निकाल लेते हैं कुएं से, लेकिन जो उसमें कुत्ता मरा हुआ है उसको छोड़ देते हैं। और वो जो कुत्ता है वो मेरे हिसाब से IMF की ताज़ा तरीन रिपोर्ट पढ़ लें, अगर उस पर आधा भी अमल हो जाए तो हमारे बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं। थैंक यू सो मच। शुक्रिया, वसत ने काफ़ी बात कर ली है। देखिए, ये जो हम इमेजिन पाकिस्तान, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, ये सारी चीज़ें हम पिछले इतने सालों से सुनते आए हैं। एजुकेशन, हेल्थ, पीने का साफ़ पानी, ये वो चीज़ें हैं जो बुनियादी तौर पे रियासत की ज़िम्मेदारी होती है दुनिया भर में। ये रियासत का फेलियर है हमारे यहाँ, ये रियासती फेलियर है जिसको हम तजुर्बात करते रहते हैं। पहले हमें मशरक़ी पाकिस्तान नहीं पसंद था, क्योंकि मशरक़ी पाकिस्तान, अगर हम डेमोक्रेटिक चलते तो मशरक़ी पाकिस्तान की हुकूमत होती पाकिस्तान में। वो हमने 54 में भी कबूल नहीं की। जब वहाँ की असम्बली ने एक अलायंस को कबूल किया तो आपने असम्बली तोड़ दी, और उसके दिफा के लिए आप नज़रिया ज़रूरत ले आए। फिर आप मार्शल्ला पे मार्शल्ला। पाकिस्तान का मसला पाकिस्तान की रियासती इदारे हैं, या पूरा आप जायज़ा ले लें, ये जो फिलर छोड़ा गया है ये भी उसी का हिस्सा है। आप उलझाए जा रहे हैं, मैं रियासत की बात कर रहा हूं, आप उलझाए जा रहे हैं चीज़ों को विदाउट एड्रेसिंग दी कोर इशू। कोर इशू जैसे वसत कह रहा था, क्यों नहीं लोकल बॉडीज़ को एम्पावर करते, क्यों नहीं मकामी हुकूमतों को एम्पावर करते। ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, ये सूबों के इश्यूज क्यों वो फिलर्स छोड़ते हैं जिससे चीज़ें ख़राब होती हैं। आज तक चीज़ें वो आप कर लें। जिस पंजाब असम्बली ने पंजाबी ज़बान के फ़रोग़ का बिल रिजेक्ट कर दिया हो, आप सोचें तो, आप जब मशरक़ी और मगरबी पाकिस्तान थे तो रिसोर्सेज के बारे में दूसरी चीज़ें कही जाती थी। जब मशरक़ी पाकिस्तान अलग हो गया तो रिसोर्सेज के बारे में कॉन्सेप्ट मुख्तलिफ हो गया। हम बुनियादी इशू से अपने आप को डिविएट करते हैं। मैं भी पब्लिक स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूँ, प्राइवेट स्कूल में भी उस ज़माने में जो वो थे। माय फादर इस्टेब्लिश अ गुड सिटी कॉलेज हैदराबाद। उन्होंने, उस वक्त लोगों का कॉन्सेप्ट मुख्तलिफ होता था। पाकिस्तान का प्रॉब्लम कैपेसिटी, कॉम्पिटेंस एंड करप्शन है। ये आप छोटे सूबे बना लें या एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बना लें, ये चीज़ ख़त्म नहीं होगी। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में भी ये 3 इश्यूज रहेंगे, प्रोविंसेस में भी ये 3 इश्यूज रहेंगे, इसलिए कि मसला ये है कि पाकिस्तान में मेरिट का कल्चर ख़त्म हो गया है। आप मिडिल क्लास की लीडरशिप भी आई, ऊपर आई मिडिल क्लास की लीडरशिप, उसके बाद उस मिडिल क्लास की लीडरशिप को एलिमिनेट कर दिया गया। जब भी मिडिल क्लास की कोई पार्टी सर उठाने की कोशिश करती है उसे ख़त्म कर दिया जाता है। तो प्रॉब्लम पाकिस्तान में, एक आप इंडिया की मिसाल दें, इंडिया बहुत से तजुर्बे कर सकता है, क्योंकि वहाँ जैसा तैसा भी होता है, इलेक्शन में इंटरफेरेंस नहीं होती। नॉन पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इंडिया में आज तक नहीं हुई। हमारे यहाँ मुसलसल होती है और हर निचली सतह तक होती है। आप चले कराची को आपने वो कर दिया, आपने लोकल गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग कर दिया। यहाँ सेफ सिटी प्रोजेक्ट इसलिए नहीं बन पाता क्योंकि DHA के अपने इश्यूज हैं, कैंटोनमेंट बोर्ड के अपने इश्यूज हैं। 14 सिविक एजेंसीज आपस में लड़ती हैं उसमें। तो प्रॉब्लम जो कोर इश्यूज है, मेरा ख्याल है जिसको हमें ज़्यादा वो करना चाहिए कि आप मकामी हुकूमतों को एम्पावर करें। मेयर के अंडर सारा वो हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे दीगर इशू इदारे हों, वो मेयर के अंडर होने चाहिए। लोकल बॉडी शुड बी एम्पावर। प्रोविंशियल और नेशनल असम्बलीज़ का काम सिर्फ लेजिस्लेशन होना चाहिए, इसके अलावा नहीं होना चाहिए। आप चले जाएं इन कंट्रीज़ में जिसकी मिसाल दी वसत ने,
वहाँ आप लोगों का इशू ये नहीं होता कि वेस्टमिनिस्टर में कौन आ रहा है, उनका इशू ये होता है कि मेरा काउंसलर कौन आ रहा है। उसकी कंसर्न अपने काउंसिल से होती है। हम पता नहीं क्यों पब्लिक स्कूलिंग और पब्लिक कॉलेजेस को उनको हम डिग्रेड करते हैं। आप कराची यूनिवर्सिटी का हाल देख लें, आप एनएडी यूनिवर्सिटी का, यही यूनिवर्सिटी थी ना जिन्होंने एक जनरेशन पैदा की। आज क्यों इन यूनिवर्सिटीज़ को तबाह कर दिया गया? इन सारी पंजाब यूनिवर्सिटी ले लें आप, और यूनिवर्सिटी ले लें, और उन यूनिवर्सिटीज़ का कॉन्सेप्ट देखें, वो मिनी सिटी होते हैं। हमारे यहाँ जो यूनिवर्सिटीज़ का कॉन्सेप्ट है वो ये दड़बे हैं, जो आपके चार्टर में लिखा हुआ है, यूनिवर्सिटी के चार्टर में, कि यूनिवर्सिटी कैसी होनी चाहिए। हमें तालीम जो है वो घरों तक पहुंचानी थी, हमने तालीमी इदारे घरों तक पहुंचा दिया। तो जब तक हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा कि हमने स्टेट को रन किस तरह करना है, हमने पॉलिटिकल पार्टीज़ को या पॉलिटिकल सिस्टम को रन करना है, हमने इसमें मुल्क में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी चाहिए, हमें प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चाहिए। अगर कोई ये समझता है कि इस मुल्क में सिर्फ मिलिट्री रूल चलना चाहिए, वो तय कर लें, कोई चीज़ तय तो करें। हम इसीलिए कन्फ्यूजन का शिकार हैं, नज़रियाती तौर पे कंफ्यूज हैं, हम रियासती तौर पे कंफ्यूज हैं, और इन द लास्ट 7 डेकेड एक डायरेक्शनलेस नेशन बना दी हमने। उसे पता ही नहीं है नेशन को, चाहे मेरी जनरेशन हो, मेरे बाद में आने वाली जनरेशन हो, उसे पता ही नहीं है हमें जाना किस डायरेक्शन में। इसलिए कि क्लैरिटी नहीं है रियासत में, चाहे वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम हो, चाहे पॉलिटिकल सिस्टम हो, मीडिया का। हम सब बैठे हुए हैं ना, क्या हम कह सकते हैं कि आज मीडिया के इदारों को कौन रन कर रहा है? हम टिकर तो चला नहीं सकते अपनी मर्जी के। तो जहां ये चीज़ हो, वहां हम एक ऐसे इशू को छेड़ रहे जिसमें हमेशा हमें पता चलता है कि पिछले 30, 40, 50 सालों में जब भी ये इशू छड़ा है, इसका नतीजा कुछ नहीं निकला है, और हम किसी और डिबेट में चले गए। तो मेरा ख्याल है ज़्यादा बेहतर है जिसमें लोगों की इन्वॉल्वमेंट होगी, वो अ गुड लोकल बॉडी सिस्टम इन द कंट्री, और इन सारी चीज़ों को जो असेंबलीज हैं उनसे दूर रखा जाए, इनको एम्पावर किया जाए। असेंबली की अपनी पावर होती है लेजिस्लेशन की, वो करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। मेरा तो सादा सा क्वेश्चन है, कोई तजिया नहीं है। जी जी, ये जो आपने बाकी चीज़ों की रिसर्च तो की है कि इस हवाले से जो आप बता रहे थे, हेल्थ के हवाले से, दीगर मसाइल के हवाले से, ये जो आप अगर इंतज़ामी यूनिट बनाएंगे तो उसके जो बाद में मसाइल क्रिएट होंगे, पार्लियामेंट में सेनेट की नुमाइंदगी है, अदालतों की मसाइल हैं, NFC अवार्ड है, अच्छा वो कैसे होगा, इरसा के मसाइल कैसे तय होंगे? क्योंकि अभी तक 18वीं तरमीम के जो अभी तक कई मसाइल हैं वो पेंडिंग में पड़े हुए हैं, अभी तक हल नहीं हुए, उनकी वजह से भी कई मसाइल जन्म। तो ये जब इतनी ज़्यादा हो जाएगी, उस नुमाइंदगी कैसे होगी? सर्विसेज पे सेल टैक्स है, वो छोटे यूनिट कैसे वसूल करेंगे? कराची यूनिट तो वसूल करेगा बड़े। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ये चाह रहा हूँ इस पर कोई रिसर्च, कोई स्टडी हुई है? बस सिर्फ जी, ये भी आपने कहा है कि यहाँ मिडिल क्लास की लीडरशिप की ज़रूरत है। ज़रा देखिए, मज़हर अब्बास साहब ने, वसतुल्लाह ने भी बताया कि तालीमी इदारों का ये लीडरशिप यहाँ से आती थी, और यहाँ स्टूडेंट्स तंजीमें और उनकी यूनियनें होती थी, वो अपनी जो है ना इलेक्शंस का एक जमहूरी जो है माहौल से वो आशनाई भी हासिल करते थे, और वहीं से गुज़र के लीडर बन जाते थे। एक फ़ौजी आमिर आया ज़ियाउल हक़ के, उस ज़माने के बाद स्टूडेंट्स यूनियनें बंद हो गई हैं। स्टूडेंट यूनियन तो बड़ी अभी आगे की बात है। स्कूलों में पहले स्टूडेंट वीक होता था, एक हफ्ते के लिए स्कूल जो है ना तलबा के हवाले कर दिया जाता था, वही हेड मास्टर, वही प्रिंसिपल होते थे, वो सारे सिस्टम को भी डिस्करेज कर दिया गया। तो लीडर अभी तक जो है ना, फिर मिडिल क्लास की लीडरशिप कहाँ से आएगी? ज़ियाउल हक़ के बाद हमने देखा है कि लीडरशिप जो पिंडी से और NDU से थोपी गई है, और या जिनको जो है ना उस इलाकों से, और ये मसनूई होता है, और इसलिए मसनूईपन जो है ना बहुत ही जल्दी एक अपने खोखला होने का जो है ना सबूत देता था, जो कि हमारे पास नज़र आ रहा है। फिर बात यह है कि आप ये भी तो देखें कि यहाँ मुल्क की सियासत के अंदर उसको तो आपने टारगेट ही नहीं किया कि किस तरह एक पार्टी को स्टेट की जो है ना खर्च पर जो है पूरी तरह जो है ना उसको नरिश किया गया, और सारे वसाइल आ गए, और किस तरह पूरी रियासत जो है ना उस सारे जो है एक उस मंसूबे की जो है ना वो नज़र हो गए, और मुल्क का क्या हाल हुआ।
तो बस आपने अपनी एकेडमिया से जो है ना, पता नहीं किस एकेडमिया से की है, अगर एकेडमिया ने जो है ना ये चीज़ नहीं बताई और तो मैं ये समझता हूँ कि वो फिर उसे एकेडमिया कहना जो है ना, एकेडमिया के साथ जो है ना वो नाइंसाफ़ी होगी। अच्छा, अब आप जो है ना ख़ुद मुख्तार एक डेवोल्यूशन के मसले को लेकर आते हैं और उसमें जो है ना इंतज़ामी यूनिट की बात करते हैं। आप क्यों इंतज़ामी यूनिट्स पर ज़ोर दे रहे हैं? आप मुकम्मल डेवोल्यूशन की बात करें, इंतज़ामी यूनिट्स उसके अंदर पिना है, उसके अंदर जो है ना वो बिल्ट इन मौजूद है। और अगर जो है ना ख़ुद मुख्तार हुकूमतों के साथ मुखलिस हैं उस आइडिया के साथ, और उसकी वजह से हम नए सूबों की भी कोई बात करें बिलवास्ता या बिलावास्ता तौर पर, तो इसका मतलब है कि हम ख़ुद मुख्तार मकामी हुकूमतें जो है ना उससे भी, उसके आइडिया के साथ भी मुखलिस नहीं हैं। तो मेरा ये ख़्याल है कि आप जो है ना मुकम्मल डेवोल्यूशन की बात करें और डेवोल्यूशन दो तरफ़ा होनी चाहिए। ये बात ठीक है कि बहुत सारे जो है ना ऐसे इक़दामात हैं जो कि मकामी हुकूमतों के पास होने चाहिए, वो 18वीं तरमीम के बाद सूबों के पास है, वो सूबों से मकामी हुकूमतों को डिवॉल्व होना चाहिए। लेकिन 18वीं तरमीम के बाद भी वफाक ने जो है ना अपने पास बहुत सारे जो है ना जो सब्जेक्ट्स रखे हुए हैं, उसकी तरफ तो आप निशानदेही नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो ये कहा जा रहा है कि उसे मज़ीद सब्जेक्ट्स भी चाहिए जो 18वीं तरमीम के अंदर डिवॉल्व हो चुके हैं। 18वीं तरमीम के समरात जो भी हों वो अवाम के अंदर जो है ना वो सराहियत कर चुके हैं, और जो नुमाइंदे हैं, बल्कि ये कि इस्टेब्लिशमेंट जो नुमाइंदा जो है ना जो अपनी पार्टी खड़ी की थी, वो पार्टी KP के अंदर भी तैयार नहीं है 18वीं तरमीम को रोल बैक करने की। ये सलाह हासिल सही की बजाय जो है ना ये बात की जाए, वफाक का काम जो है वो 3-4 सब्जेक्ट से ज़्यादा अब नहीं रहा जदीद जो है ना मॉडर्न जो है ना इंतज़ाम कारी में और मॉडर्न मैनेजर में। दिफा है, ख़ारजा है, ख़जाना है, और ऐसे जो है ना दूसरे 4-5 सब्जेक्ट, उसको भी तो आप कहिए ना, आपका मुकम्मल तौर पर एक मुकम्मल डेवोल्यूशन का प्लान अपनाएं, तो उससे जो है ना आपका इस सब्जेक्ट के साथ जो है ना खुलूस भी और कमिटमेंट भी जो है ना वो ज़ाहिर होगी। तो मेरी जो है ना ज़ाती ये बात है कि बिल्कुल सारे जमहूरियत पसंद चाहेंगे कि इक़्तिदार जो है ना जितना डिवॉल्व हो सकता है उतना ही बेहतर है, उतना ही एक एडवांस आइडिया है, और उतना ही बहुत ज़्यादा जमहूरियत, और इससे मिडिल क्लास की और लोअर मिडिल क्लास की लीडरशिप बनवेगी। और इसके अलावा स्टूडेंट्स यूनियनों पर जो है ना पाबंदी अब अमला नहीं है, सिंध में कोई पाबंदी नहीं है, कानून पास है, लेकिन एक न नज़र आने वाले हाथ जो है ना वो स्टूडेंट्स यूनियन की तश्कील नहीं पा रहे। आप लोग माशाल्लाह तालीमी इदारे चलाते हैं, आप लोगों में भी अपनी यूनियंस के अंदर जो है ना अपने इदारों में जो है ना आप लोगों ने यूनियनों की तश्कील की तरफ कुछ नहीं तवज्जो दी है। एक अपनी स्टूडेंट्स कौंसल जो है ना वो बनी बनाई पिक एंड चूज जैसा मुल्क में होता है वो हो रहा है। तो मेरी जो है ना वो अर्ज़ यही है कि बहुत ही एक अच्छा आइडिया आप जो है ना मकामी हुकूमतों का लाए हैं, लेकिन उसके साथ जो है ना अगर पिंडी और NDU के जो है ना एजेंडा साथ हो जाएंगे तो मुझे यकीन है कि वो हबीब जालिब ने जो कि 70 में कहा था कि क्या कहते हैं, गुमा तुमको कि रास्ता कट रहा है, यकीन मुझको कि मंजिल खो रहे हो। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें अभी वसत भाई ने, मज़हर भाई ने और फिर हमारे खटक साहब ने बात की है, अगर इसको एक अच्छी डिबेट भी करार दिया जाए, पंजाब असम्बली ने एक रेजोल्यूशन पास किया हुआ है जिसमें साउथ पंजाब के क़याम की बात की गई है, उस पर अमल क्यों नहीं हुआ? अगर उस पर अमल नहीं हो सकता जो कि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन वो तमाम प्रोसेस पूरे हुए हैं, तो इट मीन्स के लोग नहीं चाहते, जिस तरह से वसत भाई ने भी कहा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो बज़ाहिर नज़र नहीं आती लेकिन रोल वही करती हैं, वो एक दूसरे के मसाइल हैं, और वो लोकल गवर्नमेंट में, बिल्कुल लोकल गवर्नमेंट में कि उसका काउंसलर उसके एक्सेस में हो लेकिन विद पावर, कि वो उसके मसाइल भी हल कर सके और मसाइल को आगे लेके जा सके। अब यहाँ पर एक तरह से, अब जैसे सिंध असेंबली में बात हुई, सिंध असेंबली ने लेजिस्लेशन की, इस पर डिबेट की पूरी कि तुलबा तंजीमों पर से पाबंदी हटा दी गई है। आज तक कराची यूनिवर्सिटी NAD अभी दाऊद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में इतना बड़ा वाक़या आया कि रेंजर्स और स्टूडेंट्स आमने सामने खड़े हुए थे, और वहाँ पर मामला ख़राब होते होते रहा, और कराची यूनिवर्सिटी में भी यही सूरत हाल है। डिबेट जब ओपन होती है तो उसके ऊपर उसी तरह की गुफ्तगू भी करने दी जानी चाहिए। अब होता ही है कि जब गुफ्तगू होती है तो बाद में जो कॉल्स आना शुरू होती हैं, जो बात करना शुरू होती हैं, फिर हमारे अपने अराउंड के दोस्त कि यार तूने क्या बात की, किस तरह से मामला आगे उठाया, तो उससे और कंट्रोवर्सीज बढ़ती हैं, आगे जाती हैं, और उसका मामला जो है उस पर हल करने की तरफ नहीं आता। आपने एक जुमला कहा कि हमारे अदालतों में इतने हज़ार मुकदमात ताख़ीर का शिकार हैं, लेकिन आपने उसमें से जज को बरी ज़िम्मा करार दे दिया, जबकि हमारी प्रैक्टिस ये है कि ये जजेस इतने नाअहल हैं कि ये सुनना ही नहीं चाहते।
ये आप उनसे आर्गूमेंट शुरू करें तो वो उनके अंदर ईगो आता है, वो कहते हैं आवाज़ नीची करो, सीधे खड़े हो, कपड़े कौन से पहन कर आए हो। ये हमने भुगता है वहाँ पे, जब हमारे बेजवाड़, ये मज़हर भाई, हम सब, ये सारे, ये जमाली बैठा है, हमारे सदर साहब बैठे हैं, फाजिल साहब हमारे सेक्रेटरी, ये हमने बार बार भुगता है। तो आपका आइडिया बिल्कुल ठीक है कि इस पर सूबे बनने चाहिए, स्मॉल प्रोविंस होने चाहिए या लोकल गवर्नमेंट होना चाहिए। इसको एक ये पूरा, इसके अंदर कई एक जो जैसे एनडीयू वाला है, एक प्रोजेक्ट चलता है एनडीयू का यहाँ पर, एक जैसे आपके ज़रिए एकेडमिया के ज़रिए बात की जा रही है कि जी उनको लेकर आया जाए और आगे इसके ऊपर चला जाए। और ये जो सूबों की बात हो रही है, जो अभी सोशल मीडिया पे एक डिबेट, ख़ास तौर पे हम सिंध में इसकी बात करें, सिंध में बहुत डिबेट हो रही है इस पर, जैसे उस पर एक और डिबेट शामिल हो गई जो हिंदुस्तान के वज़ीर ने एक बात की। सिंध, मेरा ताल्लुक चूँकि शिकारपुर सिंध से है, और बीइंग ए सिंधी हम यही कहते हैं कि हिंद और सिंध दो एक अलहदा सूबे थे, अलहदा मुमलिकत थी। और फिर पगारा सबगतुल्ला राजदी जो कि हमारे सूर्या बादशाह थे, उनका एक ही नारा था, वतन या कफन। अगर सिंध किसी चीज़ का हिस्सा होता और तो वो कभी वतन और कफन का नारा नहीं लगाते और सूबे की एक बात नहीं करते। और फिर आप देखें कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी के ख़िलाफ़ जो भी कैंपेन चलाई गई उसमें 90% किरदार सिंध के हमारे मुसलमानों का था। और हमें ये कहा जाता है कि हिंदू की हम गुलामी में थे या उसमें थे, इसके ऊपर भी बहुत एक डिबेट है। तो अब यहाँ पर जो हमारे वकला हज़ात जो ये बात कर रहे हैं और हम में से कई एक बात करते हैं, वो मिसाल के तौर पर सिंध में हम लेते हैं जी, सिंध में 3 सूबे बनेंगे, एक जनाब कराची होगा, एक सिंध के नाम से होगा, एक कोई बीच में लाता है कि महाजिर नाम से होगा या कोई और नाम उसके अंदर डाल देता है, जिससे। और पंजाब, जब बलूचिस्तान की बात होती है तो बलूचिस्तान में कहा था एक पश्तून सूबा होगा, एक वहाँ का जो एक अब्बासीन सूबा होगा और एक जी बलोच सूबा होगा। इसका मतलब है ये छोटे सूबे भी लिसानी इकाइयों की बुनियाद पर बना रहे, इंतज़ामी हमें एक उसको कवर्ड के साथ कि जनाब ये इंतज़ामी यूनिट होंगे। लेकिन अभी से नज़र आ रहा है कि जनाब ये शहरी इलाकों का, अगर सिंध में 3 सूबे बनेंगे तो उर्दू बोलने वालों या नॉन सिंधीज़ का अलहदा सूबा होगा, दूसरे जगहों का अलहदा सूबा होगा। तो ये भी एक सामने बात आ रही है कि जनाब ये कम्युनिटी की बुनियाद पर है। 18वीं तरमीम जब मंजूर हुई उसके बाद ये बात आ गई सामने कि जनाब उसको रोल बैक होना चाहिए। 2023 के इंतखाबात में और 2018 के इंतखाबात में इस बात को आगे लाया गया। और 2018 के जो वज़ीर आज़म थे इमरान खान के, ये कई एक क्लिप्स मौजूद हैं इस वक्त सोशल मीडिया पे कि जनाब 18वीं तरमीम में वफाक को बिल्कुल पावरलेस कर दिया गया है, फाइनेंशियली भी, इकनॉमिकली, और बहुत सारी चीज़ें उसमें उन्होंने कहा। इट मीन्स के 18वीं तरमीम पहले दिन से वो नहीं थी। अगर सदर अपने पावर को यानी कि नीचे डिवॉल्व कर रहा है कि असम्बली तोड़ने का इख्तियार वापस उसने दे दिया, यानी आवाम को दे दिया, प्राइम मिनिस्टर को दे दिया, लेकिन कहीं और रियासती इदारों में एक जगह पे तमाम कमांड दी जा रही है और एक जगह पर देने की कोशिश हो रही है कि जनाब उसको ये सारी चीज़ें कर दिया जाए। तो ये एक अच्छी है कि आपने एक डिबेट का आगाज़ किया, कम से कम इसमें आइज़ और नोज़ के अंदर आपको रिज़ल्ट मिलेंगे। उसमें सिर्फ आपसे गुजारिश ये होगी कि बिल्कुल रियल इसकी एक जो भी कंपाइल करें आप रिपोर्ट, बिल्कुल रियल करें और जिसमें अवामी राय शामिल हो। अवामी राय से मुराद ये है कि जो लोग चाहते हैं, एक तो इम्प्रेशन है, जो घोस्ट राइटर्स की बात की हमारे वसत भाई ने, आज भी हैं, यानी अखबारात में मुख्तलिफ जगहों पे अभी भी घोष दूसरे नामों से अपना एजेंडा थोपने की कोशिश हो रही है, जिसको लोग एक्सेप्ट नहीं करते उन्हें। और फिर यही है कि जो हमारा सिलेबस है, जो एक किसी ने कहा था कि जनाब अगर किसी कौम का अंदाज़ आपको तब्दील करना है, उसको अप्रेस्ट करना है, तो आप उसका निज़ाम तालीम तब्दील कर दें। यहाँ पर निज़ाम तालीम तब्दील है। हम डॉलर्स की बात करते हैं कि जी हमारे पैसे, तो आज पाउंड की सूरत में, डॉलर्स की सूरत में मैं समझता हूँ कि खरबों रुपए मुल्क से बात, जितनी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्कूल हैं, क्या वो पाकिस्तान में 8वीं क्लास तक तो शायद वो हैं यहाँ पर, उसके बाद A-O जो भी जो O लेवल A लेवल के जो एग्ज़ाम होते हैं उसकी फ़ीस पाकिस्तान को नहीं मिलती, उसकी फ़ीस UK को जाती है या कहीं और जो ऑस्ट्रेलिया और दूसरे इदारों को इसमें भी अरबों डॉलर हमारे बाहर जा रहे हैं। तो ये तमाम, अगर जब हम डिबेट करें तो ये तमाम चीज़ें रखें। एक तो बहुत शुक्रिया कि आपने हमें मौका दिया इसमें बात, चूँकि वसत भाई ने, मज़हर भाई ने ये सारी उसमें बात कर ली थी हमारे, तो इसको आई होप कि ये कंटिन्यू रहेगा। और मैं समझता हूँ कि हमारे एड्रेसेस भी आपके पास होंगे, इसको अगर आगे और भी इसको आगे लेकर जाना है तो मैं समझता हूँ हमारी कॉरेस्पोंडेंट होनी चाहिए, वाया ईमेल हो, व्हाट्सएप हो, कोई ग्रुप के साथ हो, ताकि आइंदा भी जो फीडबैक हो हम दे सकें और ज़ाहिर के और बाकी दूसरे दोस्त बात करेंगे। जी, मैं थोड़ा सा चूँकि ये पढ़ सकें, इसमें आपने
प्रपोज जो किया हुआ है डिपार्टमेंट के हवाले से कि जी सूबे बनेंगे तो ये उनके, तो ये जितने 16 डिपार्टमेंट आपने लिखे हुए हैं ये ऑलरेडी जो है इसी सूबों जो इस वक्त मौजूदा सूबे हैं ये उन्हीं के डिपार्टमेंट हैं। इसमें कोई नई आपने कोई ऐसी चीज़ सजेस्ट ही नहीं की हुई है कि हम कह सकेंगे हाँ जी नए सूबे बनेंगे तो उसमें नई कोई चीज़ आ रही है। तीसरा आपने सिंध में कितने वजीर हैं? वजीर तो 18 है टोटल 18 वजीर जी 18 वजीर आपके आइन में लिखा हुआ है कि 18 से ज़्यादा नहीं हो सकते। अच्छा जी अब आ जाएं, वो एडवाइज़र तो आप 2000 रख लेना, वो तो जाहिर है हमारे वो भी हमारे पब्लिक के पैसे हैं ना, जैसे आपके हुक्मरान और आप सब मजीद सूबे बनेंगे तो और वजीर मुशीर नहीं आएंगे। कर रहे हैं कि 18 पे रुक जाए 16 पे, बल्कि उसमें हमने लिखा हुआ है जो एग्जैक्टली। दूसरा ये जो आपने डेटा दिया हुआ है ना एजुकेशन का और हेल्थ का प्रोविंस वाइज, जिस तरह वसत भाई ने बात की या मज़हर अब्बास ने बात की, तो बात ठीक है नहीं, ये किसकी ज़िम्मेदारी है? एजुकेशन और हेल्थ को तो आपने कमर्शलाइज करा दिया है, बाकी तो और भी बहुत सारे इदारे हो गए हैं, लंबी डिबेट हो जाएगी। लेकिन आप इदारों की बेहतरी की सजेशंस देना कि जी सरकारी अस्पताल हैं, ये जो प्राइवेट अस्पतालों का एक इतना बड़ा माफिया बन चुका है या मेडिसिन की दुनिया का एक बहुत बड़ा माफिया बन चुका है, तो उसको हम कैसे कंट्रोल करें? अगर इस तरह की तजावीज़ लाएँ, या एजुकेशन को हम नर्सरी से लेके और ऊपर तक हम एजुकेशन को कैसे ठीक कर सकते हैं? अगर आज पाकिस्तान का अवाम इस हालत में है, उसकी ज़िम्मेदार भी हुकूमत है या रियासत है? अगर आवाम को कोई चीज़ नहीं मिल रही है तो उसकी ज़िम्मेदार भी रियासत और हुकूमत है। लेकिन इसका कतई मकसद ये नहीं है, जिस तरह सब ने दुनिया भर में लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम बहुत स्ट्रॉन्ग है, मिसालें दे दी उसा साहब ने और दूसरे दोस्तों ने। आप वो काम अव्वल तो मेरी राय के मुताबिक आपको करना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप सियासत का शौक है, चूँकि आप ख़ुद भी मेयर रह चुके हैं, तो आप भले सियासत भी करें, लेकिन उन चीज़ों के ऊपर आएँ जिससे बुनियादी ढांचा मजबूत हो, ना कि लोगों में नफ़रतें पैदा हों। चूँकि इस आज जो यहाँ बात हुई है और ये जो किताबचा मिला है ये यकीनन बाहर निकलेगा, उसके बाद आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि लोकल सतह पे इसके ऊपर किस तरह की तबादला ख्याल किया जाएगा और चीज़ें आपके सामने आएंगी। तो आप कंट्रोवर्सी बहुत खौफनाक किस्म की है। मियाँ साहब, एक अंग्रेज़ी का मुहावरा होता है, रीड द रूम, आई गेस यू हैव रेड द रूम। एंड ये बिल्कुल ओवरऑल जनरल सोसाइटी के लिए भी इसलिए अप्लाई होता है बिकॉज if you really read the room, then you would know that is it in such a polarized environment in society, is it the right time and is it an appropriate debate to start? क्योंकि already हमारे यहाँ जितनी कुदूरतें, जितनी नफ़रतें, जितनी literally अब तो अदावतें हो चुकी हैं within communities, provinces, cities, primarily on the basis of political ideology, हम एक नई बहस में अभी पढ़ सकते हैं या नहीं है? होना चाहिए या नहीं होना चाहिए is another question altogether, but it is is it the right time to go with it or start this conversation or not? But at the same time, another ideology would be it's never a right time. So एक तो ये, दूसरा ये कि आप चूंकि खुद एक local government system का हिस्सा रहे, if you think it was somehow successful in delivering what people really needed, हमारे यहाँ NFC के बाद PFC क्यों नहीं हो पाता? आज भी MQM का भी प्राइमरीली यही मुतालबा है ना कि हमें नीचे सूबों के बाद आगे फंड्स रुक जाते हैं और नीचे मुंतकिल नहीं होते। सो मज़हर साहब भी यही बात कर चुके हैं, वसत साहब भी और बाकी लोग भी, कि आई गेस उस पर अभी फोकस कर लिया जाए तो शायद बेहतर है, बिकॉज अगेन इफ़ इट इज़ द राइट टाइम टू स्टार्ट दिस कॉन्वर्सेशन और नॉट। शुक्रिया मियाँ साहब। बात करें आप। सही है। अच्छा, ये वसत साहब ने, मज़हर ने बहुत सारी बातें कह दी, मैं सिर्फ 2-3 बातें कहना चाहूँगा बड़ी मुख्तसर सी। एक चीज़ ये कि हमने मुल्क बनाने के बाद 3-4 तो बड़े बड़े तजर्बे किए। वन यूनिट बनाया, पेरिटी ले आए, फिर अयूब खान आए तो उन्होंने जो है वो BD निज़ाम वो किया, फिर मुशर्रफ साहब आए, उन्होंने भी अपना तजर्बा किया। तो ये बड़ी अहम बात है कि इत्तेफाक से हमारे मुल्क में जब भी ये बड़े इदारे का बड़ा ओहदेदार जब मजबूत होता है तो एक नई चीज़ हमें उभरती हुई नज़र आती है। तो मुझे भी बड़ा एक क्या मशकूक सा मामले चीज़ें लगती हैं, जैसे बात दोस्तों ने इज़हार किया।
असल में ये सब काम जो हमारे बड़े इदारे करें ये उनका है ही नहीं। आप पार्लियामेंट को आज़ाद छोड़ें, ये पॉलिटिकल सिस्टम ही उनको ठीक करेगा। इंडिया को हमने बताया, आप बता रहे 39 उन्होंने सूबे बनाए, वो और भी बना सकते, लेकिन उन्होंने अपने खुद में वो जो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस को जाने दिया। ये नहीं है कि हमने उसको मसनूई तौर पर आप बनाते रहे। ये मुल्क तो सूबों ने बनाया था भाई, ये बात ही गलत है। अगर ये नहीं होता तो सिंध असेंबली की करारदाद की कोई ज़रूरत नहीं थी, पंजाब की भी ज़रूरत नहीं थी, उसकी जो उस केपी का रेफरेंडम या जो बंगाल था उसका भी वो नहीं थी। तो आप बराए मेहरबानी जो सूबे हैं उनको तो इज़्ज़त से चलने दें, उनको तो एक खुद मुख्तारी दें। उसके बाद की ये बात है कि एक माहौल बनेगा फिर ठीक है, अपने तौर पर वो कुछ भी बनाते रहें, वो कोई इशू नहीं है। मैं समझता हूँ ये अब एक्सपेरिमेंट्स का मामला ख़त्म होना चाहिए। इंटरफेरेंस, ये जो पॉलिटिकल और सिविलियन अफेयर्स में इंटरफेरेंस है उसको ख़त्म करना चाहिए। वो जब तक नहीं होती तब तक आप सिमालर मोर सिमालर ये आप बनाते जाएं, वो हो जाएगा। ये मुझे मन तक समझ में नहीं। आपने कहा कि भाई सिंध के जो बहुत सारे कैबिनेट के मेंबर हैं, 18 होंगे, 20 होंगे, 50 होंगे, जो भी हैं। अब आप छोटे सूबे बनाएंगे तो मुझे नहीं पता आप कितने बनाने जा रहे हो। उस हिसाब से अगर 20-20 भी लगा लोगे तो खासी एक गंभीर सूरत हाल होगी। तो बराए मेहरबानी लोगों को, जमहूरियत को, पार्लियामेंट को, सिविल लोगों को, इनको काम करने नाराज़ हो रहे हैं। मुझे लगता है कि मेरे सामने ऑर्डर पड़ा हुआ है जिसमें मैंने अभी साइन करने हैं और सूबे बन जाने हैं। नहीं, हमें नाराज़ होना भी चाहिए, और मैं कहता हूँ कि मैं नाराज़ हूँ, मुझे इस पर फ़ख्र है, कोई शर्म नहीं है। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर अब्दुल जब्बार खान मियाँ साहब। मैं पहले तो ये बातें करता हूँ कि ताज मोहम्मद लंगा जो था शुजाबाद का, सराइकी हमारा लीडर, भुट्टो साहब ने इसको इनिशिएट किया था कि सूबा बनना चाहिए सराइकी, टू बिगिन विद, पुटिंग असाइड द पोलराइज्ड सोसाइटी वी हैव इन सिंध प्रोविंस। मुझे भी पता है, आप भी जानते हैं कि यहाँ पे सिंध जो है ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली डिवाइडेड है, और कराची के लोग कुछ और चाहते हैं और सिंध के लोग कुछ और। सिंध के लोग कहते हैं नहीं जी प्रोविंस नहीं बनना चाहिए, कराची के लोग कहते हैं जी प्रोविंस बनना चाहिए। हम पंजाब में बैठ कर ये कहते हैं जी सराइकी सूबा बनना चाहिए। टू बिगिन विद, हज़ारे वाले अगर सूबे मांग रहे हैं तो उनको मिलना चाहिए, पोठवार अगर सूबा मांग रहा है तो उसको मिलना चाहिए। बलूचिस्तान में अगर आप समझते हैं कि बेहतरीन गवर्नेंस हो सकती है, इकोनॉमिक वायबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट है, सोशो इकोनॉमिक बेनिफिट्स आवाम को मिलते हैं तो मिलने चाहिए। इसमें ये जो है कि इट इज़ नॉट द अप्रोप्रिएट टाइम, दिस इज वेरी मच अप्रोप्रिएट टाइम। हाउ लॉन्ग ड्यूरिंग पास्ट 79 ईयर्स वी हैव बीन डिस्कसिंग ऑल अलोंग कि जी हमें नहीं मिलना चाहिए, प्रॉमिस मिलना चाहिए। हम इस लेवल पे पहुंचे हुए हैं कि आपकी क्या यानी पॉवर्टी का लेवल क्या है इस मुल्क के अंदर। वर्ल्ड बैंक कहता है 47% है। आपके पार्लियामेंटेरियंस का एक भी बंदा पॉवर्टी लेवल में नहीं आता है, पॉवर्टी सर्कल में नहीं आता, बिलो दी सब्सटेंस लेवल वो नहीं रहते, वो बहुत ही हाई लेवल स्टैंडर्ड है उनका। पॉवर्टी सफ़र करता मैं और आप मीन्स हमारी कम्युनिटी है या दीगर वर्कर्स क्लास है, द वर्किंग क्लास है। उस बारे में सारे सोशो इकनॉमिक इशूज़ है पाकिस्तान के, इसको आप एडमिनिस्ट्रेटिवली रिजॉल्व करें, फेयर इनफ, प्रोविंशियल वाइज करें, डिबेट खोल दें पूरे मुल्क के अंदर, करें, डिस्कस करें आवाम को, कोई इतना मुल्क नहीं टूट जाएगा। और जहाँ तक मज़र ने बात की कि जी फेलियर ऑफ द स्टेट है, नॉट एट ऑल। फेलियर्स ऑफ द गवर्नमेंट कैन नॉट बी मिस इंटरप्रेट नहीं होना चाहिए कि जी ये स्टेट की रियासत पे हमला करने की कोशिश की थी मई में इंडिया ने, उसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया। रियासत फेल नहीं है, इज द पॉलिटिकल लीडर्स एंड द मिलिट्री लीडरशिप बोथ, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजास्टर ऑफ दिस कंट्री एट दिस लेवल। वो मैं ही अर्ज कर रहा हूँ ना आपसे, वो फिर उसके लिए मैं और आप बैठ के बात कर लेंगे रियासत क्या होती है, गवर्नमेंट क्या होती है, कोई इशू नहीं है। और जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है सर, गवर्नेंस लीड्स टू करप्शन। अगर पुअर गवर्नेंस है तो करप्शन, पाकिस्तान के अंदर करप्शन का लेवल आपको पता है क्या है। IMF की रिपोर्ट इज एन आई ओपनर है कि कितने ट्रिलियंस की करप्शन है इसके अंदर। यही पैसे आप BISP में क्या कर रहे हैं, 800 बिलियन रुपया डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अनकंडीशनल कैश ट्रांसफ़र है, दुनिया में कहीं पॉवर्टी एलिवेशन के लिए कंडीशनल कैश ट्रांसफ़र होता है, CCT होता है, UCT नहीं होता। मेरा PhD पॉवर्टी एलिवेशन पे, आई कैन से कि ये पॉलिटिकल टूल है एट द हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट। जब्बार साहब शायद मेरी बात आपको पसंद नहीं आ रही है, तो दूसरी बात मैं अर्ज़ करूँ, फाइनेंशियल पुअर मैनेजमेंट, ये रीज़न है इसकी, डिलीवरी नहीं है, रेवोल्यूशन नहीं है, ठीक है जी।
और ये न्यू पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं आ रही। अगर सूबे आएंगे नई लीडरशिप आएगी, यही वही बंदे हम देखते चले आ रहे हैं, वही गिलानी मुल्तान में, वही कुरैशी, वही भुट्टो, वही अल्ताफ हुसैन की पार्टी। यार व्हाट इज दिस? मेरे बच्चे पूछते हैं कि पापा व्हाट शुड वी डू, वेयर डू वी स्टैंड? पार्टी बना लो जी, पैसा आना शुरू हो जाएगा, उसमें भी फिर अमेरिका का इन्फ्लुएंस होगा, मीडिया में भी है ना अमेरिकन इन्फ्लुएंस। तो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी लॉन्ग डिबेट। और जहाँ तक आपका ताल्लुक है चौधरी साहब भी और मियाँ साहब भी और सुहेल अफजल साहब, एम आई राइट? तो एनीवे, तो आई हाईली अप्रिशिएट इट इनिशिएटिव। मैं खुद एकेडेमिया का आदमी हूँ, 44 साल से सहाफ़त में बैठा हुआ हूँ। मैं समझता हूँ कि रिसर्च शुड कंटिन्यू। आपकी 4 यूनिवर्सिटीज़ हैं, आपकी भी यूनिवर्सिटीज़ है। HEC के डॉक्टर मुख्तार ने बर्बाद कर दिया कि उसके बारे में कोई जिक्र नहीं करता, मीडिया खामोश रहता है, इश्तहार आते हैं, स्कॉलरशिप देता है वो। तो बात ये है सर कि ये डाउन द लाइन बहुत सी करप्शन के मामलात हैं, हमें करेक्शन करनी होगी कहीं ना कहीं, किसी न किसी दिन। हमें ये सोच लेना कि 79 साल में प्रोविंसेस नहीं कर सके तो जी आइंदा टाइम ही नहीं है। ये कौन सा टाइम आएगा? कब आएगा वो टाइम? हमारे मरने के बाद आएगा, बच्चे जवान हो गए वो भी मर जाएंगे, उसके बाद टाइम आएगा। आपको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई इनिशिएट करनी होगी, कोई ना कोई चीज़ करनी होगी। अगर ख़राबी सी होगी तो वो इस्लाह भी हो सकती है उसकी, दैट कैन बी करेक्टेड। इब्तदा तो कर लें, इब्तदा तो करें आप। हर दुनिया के किसी भी फेडरेटिंग यूनिट में आप देख लीजिएगा कि ये तो 250 मिलियन का मुल्क है। जर्मनी में देख लें आप कितने प्रोविंसेस हैं, कितने स्टेट्स हैं वहाँ पर। जर्मनी छोटा सा मुल्क है, 8 करोड़ की आबादी है, और हम 25 करोड़ के ऊपर वही 4 कंसरे पंजाब की, वो जी 60% खा गया जी, पंजाब खा गया। हाँ जी खा जाता है वो। सराइकी वहाँ पे रो रहे हैं बैठे हुए कि जी हमारे हुकूक सारे खा गया। पंजाब से बलूचिस्तान नाराज़, पंजाब से सिंध नाराज़, पंजाब से सराइकी नाराज़, पंजाब से पठान नाराज़, बचा क्या फिर? तो आपको बैठ के सॉर्ट आउट करने होंगे। और पार्लियामेंटेरियन से मुझे कोई तवक्को नहीं है। हाँ, नई जनरेशन आएगी, नए लोग आना शुरू होंगे, 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल में लीडरशिप इमर्ज कर जाएगी। इस एग्जिस्टिंग लीडरशिप इज अ ब्लडी फ्लॉप। ड्यूरिंग पास्ट 79 ईयर्स वी हैव बीन एक्सप्लॉइटेड। इतनी हद तक एक्सप्लॉइटेशन हुई है कि हमें नज़र नहीं आ रहा कि आइंदा कोई यानी कोई रोशनी नज़र आ रही हो। कदम कदम पर दीवारें खड़ी हुई हैं। दैट्स व्हाट आई से, यू नो। थैंक यू वेरी मच। ऐसा बहुत शुक्रिया इनवाइट करने के लिए। आप दोनों का ताल्लुक़ जो है पंजाब से है, और कहते हैं कि कोई भी काम अगर करे तो एग्जाम्पल ख़ुद से सेट करना चाहिए। सदर्न पंजाब सूबे का इशू जो है वो है, उस पर बहुत ज़्यादा कोई इख्तिलाफ भी नहीं है। आप वहाँ से क्यों नहीं शुरू करते और कोई 5-6 साल 10 साल 8 साल पर लोगों को बताएं कि देखिए ये इसके समरात थे, ये सूबा बन गया। और यहाँ कितने लोगों को ये पता है कि सदर्न पंजाब के सूबों का इशू क्या है? आपके ख्याल में डिस्पैरिटी है? देखिए आपके ख्याल में पूरा साउथ पंजाब अलग से सूबा बनना चाहता है? नहीं, यार एक मिनट दे दे। हम पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं तो हम बात भी नहीं कर सकते यार। तो आप मुझे जो भी कहना चाहें मैं सुन रहा हूँ। एक बात हुई है, मुझे उसका थोड़ा इल्म शायद या आपसे ज़्यादा है मेरे ख्याल में। मैं आपको बताऊंगा, आप मुझे बता दीजिएगा कि मैं गलत कह रहा हूँ। आप ज़्यादा जानते हैं। जितनी पार्टियां आपको साउथ पंजाब की बात करती हैं, आई एम सॉरी टू से, वो गलत बात करती हैं। डीजी खान बिल्कुल मुल्तान के साथ सूबे में शामिल होना नहीं चाहता। आप बुलाएं किसी डीजी खान के लोगों को और पूछें, वो कहते हैं हम बजाय मुल्तान के साथ जाएंगे, हम लाहौर के साथ बेहतर है। और हम क्या करना चाहते हैं? हम खुद सूबा बनना चाहते हैं। एक बात। दूसरा शहर कौन सा है? मुल्तान सूबा बनना चाहता है। बहावलपुर अपने आप को शुरू से कहता है हम स्टेट थे, हमें वही स्टेटस वापस करें, हम किसी मुल्तान के साथ सूबा बनना नहीं चाहते। तो ये 3 स्टेट हैं, 3 डिवीजन्स हैं जो 3 सूबे बनना चाहते हैं। हम कॉस्मेटिकली बातें करते हैं, ये सदरन सूबा हम बना देंगे। हमने वहाँ पे 8 अरब रुपया खर्च करके मुल्तान में एक सेक्रेटेरिएट बना दिया, वहाँ पे एक एडिशनल सेक्रेटरी बिठाया। हुआ क्या? एक मैं अगर मुल्तान में हूँ, मेरी पहले एप्लीकेशन सीधी लाहौर चली जाती थी, अब वो पहले मुल्तान सेक्रेटेरिएट में जाती है, वहाँ पे मुझे उसको फॉलो अप करना पड़ता है, फिर उसके बाद फिर वो लाहौर सेक्रेटेरिएट में जाती है। तो मेरा तो और ज़्यादा मेरा सफ़र बढ़ गया। आई एम सॉरी, बाकी आप और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ इसके लिए जो आपने दलील दिए
इसी को मैं बस दलील पे आप पे अप्लाई करूँगा कि आप समझते हैं कि मुल्तान नहीं चाहता, डेरा गाजी खान नहीं चाहता तो नहीं बनने चाहिए, मतलब आपने आउटराइटली उस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया। पूरा सिंध नहीं चाहता तो फिर उस पर की डिबेट क्यों? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये कि बहुत सारे साथियों ने एतराज़ किया कि डिबेट, तो देखिए हेल्थी सोसाइटीज़ में ना हमेशा डिबेट के दरवाज़े खुले रहते हैं, और आप क्योंकि ख़ुद एकेडमिया से आपका ताल्लुक़ है और यूनिवर्सिटी कल्चर आप पूरी दुनिया में अगर देखें तो यूनिवर्सिटियाँ सिर्फ जो है वो पढ़ाने की जगहें नहीं होती बल्कि एक तहकीक की जगहें होती हैं, और वहाँ बैठ के स्टूडेंट्स जो है ना सिर्फ तहकीकात करते हैं बल्कि मुख्तलिफ नए नए आइडियाज़ भी वहीं से जनरेट होते हैं। अब हम आपका जो भी आइडिया है अच्छा है या बुरा है, आप ज़ाहिर है उस पर आए हैं, अंडर डिस्कशन हम आ गए हैं, लेकिन थोड़ा सा हमें ये देखना पड़ेगा कि पिछली अगर 2 दहाइयों को हम देखें तो हमने मिलिट्री रूल भी देखा, फिर नवाज़ लीग गवर्नमेंट भी दिखी, फिर पीपल्स पार्टी भी देख ली और पीटीआई भी देख ली। ये सारी जमातें जो हैं, और इनमें हमारी जो छोटी इलाकाई जमातें भी हैं वो भी मुख्तलिफ़ हुकूमतों के साथ शामिल रहीं, तो सब लोग बुनियादी तौर पर हुकूमतों का हिस्सा रहने के बावजूद हमारे हालात जो है वो जू के तू रहने की वजूहात पे अगर हम जाएं तो ये जितनी भी हुकूमतें बनी इनमें हुकूमतें ख़ुद मुख्तार नहीं हो सकी। आप अगर ये छोटे डिवीजन्स भी बना दें मिसाल के तौर पे, तो जब तक एक खुद मुख्तारी वाला मामला है ना, फिर आपने अदालतों की बात की कि जजेस, तो आप ये देखें ना कि एक प्रोसिक्यूशन भी कोई चीज़ होती है, उस पर भी काम करना पड़ता है। तो ये जितने इदारे हैं ना, इनको अगर हम बुनियादी तौर पर ये हम ठीक है डिबेट कर सकते हैं इंतज़ामी यूनिट्स की वगैरह वगैरह, लेकिन कोर इशू को पहले देखना बड़ा ज़रूरी है कि आपने जितने इदारे हैं उनको पहले ठीक करना होता है, उनमें इंडक्शन या सुपरविजन दूसरे इदारे की। अब आप देखें ना, आप एक इदारा चलाते हैं, आप पे लाके मेरे जैसा आदमी नाहल बैठ जाए और आपको कहे कि नहीं ऐसे नहीं चलता, आपका टेलीविज़न ऐसे चलता है, तो क्या चलेगा। तो अर्ज़ ये है कि जितने भी इदारे हैं उनको खुद मुख्तार तरीके से एक चलाने की सही तो कम से कम करें, कहीं से कहीं आगाज़ तो करें, फिर उसके बाद और डिबेट ज़रूर करें, करते रहें। बहुत शुक्रिया। सर बड़ी अच्छी डिबेट आपने स्टार्ट की है यहाँ, और होनी चाहिए डिबेट, लेकिन क्या इस वक्त मुल्क की जो सूरत हाल है, मीडिया चाइना और मिस्र मॉडल को अप्लाई कर चुका है, टोटली इम्प्लीमेंट हो चुका है। जुडिशरी भी आपकी जो है 26th अमेंडमेंट और 27th अमेंडमेंट के बाद अल्लाह हाफिज़ हो चुकी है। बलूचिस्तान जो है इस वक्त इंसर्जेंसी में है, जहाँ डीसी ग्वादर अपने दफ्तर नहीं जा सकता। केपी में 2 पॉलिटिकल जो भी है उनसे इख्तलाफ हो सकता है, पीटीएम या पीटीआई, उसको आपने वो कर दिया है, एलिमिनेट कर दिया है। और इस वक्त मैं अगर गलत नहीं हूँ, इससे पहले भी कालाबाग डैम का जब इशू था तो पंजाब से ज़िया शाहिद साहब आए थे, वो भी एक मीडिया को लीड कर रहे थे, और वो भी सिंध में इसी तरह की उन्होंने डिबेट स्टार्ट की। तो हम समझते हैं कि इस वक्त जो जिस तरह हमारे लोगों ने बात की, ये आप एक ऐसा लावा ऐसे उस पर हम काम कर रहे हैं जो अगर खुदा ना खास्ता ये फट गया तो ये इस वक्त आपने डिबेट तो शुरू की है, लेकिन मेरे ख्याल में ख़त्म करना बहुत इसको मुश्किल होगा, क्योंकि सिंध ऑलरेडी जिस तरह नहरों के इशू पे और मास वहाँ पर जो प्रोटेस्ट हुए, और मरियम नवाज़ साहिबा ने ख़ुद कहा कि हम बनाएंगे नहरें, बनाएंगे, चोलिस्तान हो कोहिस्तान हो जहाँ भी, तो क्या ये इस वक्त मौजू है? हम कई अरसों से ये सुनते हुए आए हैं कि एक साजिश है, जो लूली लंगड़ी जमहूरियत 18वीं तरमीम में जो सूबों को मिली थी, NFC अवार्ड था, क्या ये डाइवर्शन है बहुत से इश्यूज़ के लिए कि हम कोई एक नया पेंडोरा बक्स खोलें? और हम जो इस वक्त एक CPAC का था, मीडिया के ज़रिए हमें कहा गया कि ये तो सुनहरी ख्वाब हमें दिखाए गए, और उस CPAC ने बलूचिस्तान में सबसे ज़्यादा एहसास महरूमी मैं समझता हूँ पैदा की। जो बजाय CPAC के बलूचिस्तान में डेवलपमेंट होती वो पंजाब में हुई है। आपका मेट्रो हुआ, आपके जितने रोड हुए हैं वो आप जाके देखें। चाइना में हम गए तो वहाँ पता चला कि ये सारे CPAC के प्रोजेक्ट तो पंजाब में लगा दिए, जो बलूचिस्तान एक गेटवे था ग्वादर। तो क्या
ये जो आपका इमेजिन पाकिस्तान है, क्या इससे वो मसाइल हल हो सकते हैं? जिस तरह हमारे सीनियर्स ने बात की, जब तक यहाँ पर फेयर इलेक्शन नहीं होते तो मैं समझता हूँ कि अच्छी डिबेट है, इस पर बिल्कुल बात होनी चाहिए और इस सारी चीज़ों पे मेरे ख्याल में कंसीडर करना चाहिए। शुक्रिया। ऐसा मेरा ख्याल है, आप ज़रा सम अप कर देना। शुक्रिया जज साहब और मियाँ साहब, हम आपको सिंध आमद पर खुश आमदीद कहते हैं। आप एक नज़रिया लेकर आए हैं और सिंध नज़रियों की जन्मभूमि है। ये मुल्क बंगाल ने और सिंध ने बनाया था। बदकिस्मती से बंगाल हम बरकरार न सके, नाइंसाफ़ियाँ कर करके हमने उनको अपने से अलग कर लिया, लेकिन आज सिंध को भी समंदर की तरफ धकेला जा रहा है। हर सिंधी डाकू है, हर उर्दू बोलने वाला MQM का है। तो इस तरह की माहौल में आप यहाँ तशरीफ़ लाए हैं और सूबों की बात कर रहे हैं, इंतज़ामी यूनिट्स की। मैं थोड़ी सी आपकी गलतफहमी दूर करना चाहता हूँ। 36 साल से मैं जर्नलिज़म में हूँ। डेरा गाजी खान, भावलपुर डिवीज़न और मुल्तान डिवीज़न पाकिस्तान की 80% कपास देते हैं। ये तीनों डिवीज़न 70% गंदम देते हैं, 60% गोश्त देते हैं, 60% दूध देते हैं। ये मैं आपको ऐसे आज़ाद शुमार बता रहा हूँ कि जो मुसद्दिक़ा हैं, लेकिन वो अपने हक़ से महरूम है। मैं एक सहरा का बंदा हूँ, चोलिस्तान का। मैंने वहाँ गोल्ड मेडल हासिल किए, लेकिन पंजाब ने मुझे जूनियर क्लर्क की नहीं दी। सिंध ने मुझे गले लगाया और मैंने यहाँ कामयाब सहाफ़त की और अल्लाह ने जो देना था इज़्ज़त शोहरत दी। दौलत के पीछे मैं कभी नहीं पड़ा। सरकार, इस वक्त सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। डेरा गाजी खान, मुल्तान, भावलपुर के लोग अब वो जनूबी पंजाब से बहुत आगे बढ़ चुके हैं। गो के हमारे शहरों को अक़लियत में बदल दिया गया है। रहीम यार खान, लियाकतपुर, भावलपुर, यहाँ लोग आके बसाए गए हैं और हमें शहरों में धकेल कर हमारे कारोबार पे, हमारी ज़मीनों पे कब्ज़े हुए हैं। ये मैं बड़ी तल्ख़ बात कर रहा हूँ, लेकिन ये होती है तल्ख़ बात इसलिए कि जब अपनी जन्मभूमि में, अपने घर में आप इतनी ज़्यादा आला तालीम हासिल करने के बावजूद भी जूनियर क्लर्क की हासिल ना कर सकें तो फिर तल्ख़ हो जाते हैं। बाकी हम ये जो आपने अच्छी बहस छेड़ी है, लेकिन इसमें मैं एक थोड़ा सा अपनी स्टडी शामिल करूँगा कि हम तो अब ये समझते हैं कि ये ना मुल्क ना तो हमारे लिए बना था और ना हमने बनाया था। तो जिनके लिए बना था और वही चला रहे हैं,